इंसान दिल से राजनीतिक प्राणी नहीं है। इंसान दूसरों के साथ खुशी से नहीं रहता, बल्कि आदत, नकल और मजबूरी की वजह से रहता है। उसे लोगों की कंपनी से प्यार नहीं है, बस अकेला रहने से डर लगता है। इंसान दूसरों के साथ इसलिए जुड़ता है क्योंकि अकेला रहने में खतरा है और क्योंकि कई काम साथ मिलकर करने में आसान है। लेकिन दिल से वो अकेला ही है जो दुनिया से अकेले लड़ता है। अगर आम आदमी की मर्जी चलती तो शायद कभी कोई सरकार ही नहीं बनती। आज भी उसे सरकार अच्छी नहीं लगती। उसे टैक्स मौत की तरह लगता है और उसे ऐसी सरकार पसंद है जो सबसे कम कंट्रोल करे। अगर वो ज्यादा कानून चाहता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि उसके पड़ोसी को कानून की जरूरत है। खुद अपने लिए वो एनार्की चाहता है और सोचता है कि मुझे कोई कानून की जरूरत नहीं है। सबसे सीधे लोगों में कोई सरकार नहीं होती। प्रिमिटिव शिकारी सिर्फ तभी नियम मानते हैं जब वो एक साथ शिकार करने जाते हैं। बुशमैन लोग अक्सर सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अफ्रीका के पिग्मी और ऑस्ट्रेलिया के सबसे सीधे नेटिव्स सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही एक साथ जुड़ते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ अलग हो जाते हैं। तस्मानिया के लोगों का कोई चीफ नहीं था, न कानून था, न ही सरकार थी। सेलोन के वेदा लोग छोटी छोटी फैमिली के ग्रुप्स बनाते थे, लेकिन कोई सरकार नहीं थी। सुमात्रा के कुबु लोगों का कोई सरदार नहीं था, हर फैमिली खुद ही सरकार थी। फुजियंस लोग 12 से ज्यादा लोग कभी नहीं जुड़ते थे। टुंगस लोग सिर्फ 10 टेंट्स जितने छोटे ग्रुप्स में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में भी 60 लोगों से ज्यादा नहीं होते थे। इन लोगों में एसोसिएशन और मिलकर काम करना सिर्फ खास काम के लिए होता था, जैसे शिकार। ये कभी भी परमानेंट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बना। सबसे पहला परमानेंट समाज का ग्रुप क्लैन था, मतलब एक जैसी फैमिलीज का ग्रुप जो एक ही जमीन पर रहता है, एक ही देवी देवता को मानता है और उनके एक जैसे रीति रिवाज होते हैं। जब कुछ क्लैन मिलकर एक सरदार के नीचे जुड़ गए तब ट्राइब बना। ये स्टेट या सरकार की तरफ दूसरा कदम था, लेकिन ये बहुत धीरे हुआ। कई ट्राइब्स में तो चीफ होता ही नहीं था और बहुत से लोग सिर्फ जंग के समय ही चीफ को मानते थे। डेमोक्रेसी कोई सिर्फ हमारे जमाने की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि प्रिमिटिव लोगों में ये सबसे बेस्ट थी। उनकी डेमोक्रेसी में बस फैमिली के बुजुर्ग लोग ही फैसला करते थे और किसी को भी जबरदस्ती हुक्म चलाने का हक नहीं था। इरोक्वोइस और डेलावेयर इंडियंस में कोई कानून नहीं था, बस फैमिली और क्लैन के नेचुरल नियम ही थे। उनके चीफ की पावर बहुत कम थी, जो कभी भी ट्राइबल बुजुर्ग खत्म कर सकते थे। ओमाहा इंडियंस को 7 लोगों की एक काउंसिल चलाती थी और जब तक सब लोग एक मत नहीं हो जाते थे, फैसला नहीं होता था। इसी तरह इरोक्विस का मशहूर लीग बना था, जिसमें कई ट्राइब्स ने मिलकर कसम खाई थी कि वो कभी जंग नहीं करेंगे, और वो अपनी कसम निभाते भी थे। इस लीग और मॉडर्न लीग ऑफ नेशंस के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं है। जंग से ही सरदार, राजा और सरकारें बनी और फिर ये लोग ही और ज्यादा जंग करने लगे। समोआ में सरदार की इज्जत सिर्फ जंग के समय होती थी, बाकी समय कोई उसकी नहीं सुनता था। डाइक लोगों की फैमिली के अलावा कोई सरकार नहीं थी। जब जंग होती थी तो वो अपने सबसे बहादुर आदमी को चीफ बना लेते थे और उसकी बात मानते थे। लेकिन जैसे ही जंग खत्म होती वो उस चीफ को घर भेज देते थे। शांति के समय सबसे ज्यादा इज्जत पंडित या जादूगर की होती थी। जब आखिर में पक्का राजा का सिस्टम बना तो राजा वॉरियर, पिता और पुजारी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन था। समाज को 2 चीजें चलाती हैं, शांति के समय बातों से और मुसीबत में तलवार से। जब बातों से लोग नहीं मानते तभी फोर्स इस्तेमाल होती है।
कानून और धर्म हमेशा साथ साथ चले हैं। हिस्ट्री में कोई भी स्टेट इन दोनों को अलग करने की हिम्मत नहीं कर पाया और शायद फ्यूचर में भी ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे। जंग से सरकार कैसे बनी? ऐसा नहीं है कि इंसान दिल से जंग करना चाहता है। कुछ सीधे लोग बहुत शांति पसंद होते हैं। एस्किमो लोगों को समझ नहीं आता था कि यूरोपियन लोग एक ही धर्म को मानते हुए भी एक दूसरे का शिकार क्यों करते हैं और दूसरे की जमीन क्यों छीन लेते हैं। एस्किमो अपनी जमीन को कहते थे, कितना अच्छा है कि तुम बर्फ और बर्फीली मिट्टी से ढकी हो। कितना अच्छा है कि तुम्हारे अंदर अगर सोना या चांदी है भी, जिसके लिए ये क्रिश्चियन लोग इतने लालची हैं, तो उस पर इतनी बर्फ जमी है कि ये लोग उस तक पहुंच नहीं सकते। तुम्हारे बंजर होने की वजह से हम सुख में हैं और हमें कोई परेशान नहीं करता। फिर भी प्रिमिटिव जिंदगी में बीच बीच में जंग होती रहती थी। शिकारी लोग अच्छे शिकार के लिए लड़ते थे। चरवाहे अपने जानवरों के लिए नई घास वाली जमीन चाहते थे। किसान लोग नए खेत चाहते थे। कभी किसी के मर्डर का बदला लेने के लिए जंग होती थी, कभी जवान लोगों को मजबूत करने के लिए, कभी जिंदगी की बोरियत मिटाने के लिए, या फिर सिर्फ लूटपाट और लड़कियों को जबरदस्ती लेने के लिए। धर्म के लिए जंग बहुत ही कम होती थी। कुछ नियम भी थे जिससे लोग ज्यादा न मरे, जैसे कुछ दिन या महीने जब लोग किसी को नहीं मारते थे। कुछ लोगों को मारना मना होता था। कुछ सड़कों पर या बाजार में जंग मना होती थी। और इरोक्विस के लीग ने 300 साल तक ग्रेट पीस बनाए रखा। लेकिन ज्यादातर जंग प्रिमिटिव लोगों के बीच नेचुरल सिलेक्शन का सबसे बड़ा तरीका थी। इस जंग के अंजाम बहुत लंबे चले। जंग से कमजोर लोग खत्म हो जाते थे और इंसान की बहादुरी, हिंसा, क्रूएलिटी, होशियारी और हुनर बढ़ता था। इससे नए इन्वेंशन हुए, नए हथियार बने जो आगे चलकर रोज के इस्तेमाल के औजार बन गए। आज कितने ही रेलवे लाइन हैं जो पहले जंग के लिए बनी और आज व्यापार कर रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जंग ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म और एनार्किज्म को खत्म किया। ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन लाई। गुलामों का इस्तेमाल शुरू हुआ, क्लास सिस्टम बना और फिर सरकार बनी। प्रॉपर्टी सरकार की मां है और जंग उसका बाप। नीचा कहते हैं कि गोरे रंग के जंगली जानवरों के झुंड, ये युद्ध करने वाले लोग अपनी लड़ाई की ताकत और ऑर्गेनाइजेशन से कमजोर और सीधे लोगों पर हमला करते हैं। उनकी संख्या चाहे कितनी ही ज्यादा हो, पर वो सीधे और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इस तरह से सरकार बनी। लेस्टर वार्ड कहते हैं कि सरकार ट्राइब से अलग है। ये तब बनती है जब एक रेस दूसरी रेस पर कब्जा कर लेती है। ओपेनहाइमर कहते हैं, हर जगह हम देखते हैं कि एक लड़ाकू ट्राइब शांति पसंद लोगों की जमीन में घुसकर वहां नोबिलिटी बनकर सरकार बनाती है। रेडजेनहोफर कहते हैं कि हिंसा से ही सरकार बनी है। गम्प्लोविच के हिसाब से सरकार जंग जीतने वाले लोगों ने बनाई और हारने वाले लोगों पर उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। समनर कहते हैं कि सरकार जबरदस्ती से बनी है और जबरदस्ती से ही चलती है। यह जबरदस्ती ज्यादातर सेटल्ड खेती करने वाले लोगों पर शिकारी और चरवाहों के ट्राइब ने की, क्योंकि खेती करने वाले लोग सीधे होते हैं। उनकी जिंदगी मेहनत और शांति में निकलती है। वो धन दौलत जमा कर लेते हैं, लेकिन लड़ना और मारना भूल जाते हैं। शिकारी और चरवाहे लोग खतरे में रहने की आदत रखते हैं। उनको मारना भी आता है और उनके लिए जंग बस शिकार की तरह है। उनके लिए जंग कोई खास खतरा नहीं होती। जब उनके जंगल में शिकार कम हो जाता है या जानवरों के लिए घास नहीं मिलती, तो वो गांव की खेती देखकर ललचाते हैं। फिर कोई बहाना बनाकर हमला करते हैं, जीतते हैं
लोगों को गुलाम बनाते हैं और राज करते हैं। सरकार बहुत बाद में बनी और रिटर्न हिस्ट्री से पहले तो मुश्किल से ही थी, क्योंकि सरकार बनने के लिए सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन बदलना जरूरी है। जहां फैमिली का रिश्ता जरूरी था, वहां अब हुकूमत जरूरी हो गई। प्रिमिटिव सोसाइटीज में फैमिली का रिश्ता ही सब कुछ था। हुकूमत तभी चलती है जब वो अलग अलग ग्रुप्स को जोड़कर एक फायदेमंद यूनिटी बनाए, जिसमें ऑर्डर और व्यापार दोनों हों। यह भी तभी लंबा चल पाता है जब इन्वेंशन से स्ट्रांग लोगों के हाथ में नए औजार और हथियार आ जाएं, जिससे वो कमजोर लोगों को दबा सकें। परमानेंट राज करने में लोग ये भूल जाते हैं कि वो एक दूसरे पर कब्जा करके राज कर रहे हैं। 1789 में जब फ्रेंच लोगों ने विद्रोह किया तो कमीले देसमोलिन्स ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी एरिस्टोक्रेसी 1000 साल पहले जर्मनी से आई थी और उनको जबरदस्ती गुलाम बनाया था। समय के साथ हर चीज पवित्र हो जाती है। जो चीज पहले लूट थी, वो लुटेरे के बच्चों के हाथ में आते आते पवित्र प्रॉपर्टी बन जाती है। हर सरकार जबरदस्ती से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसके आदी हो जाते हैं और फिर अपनी सरकार के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। सिटीजन सही सोचता है, क्योंकि चाहे सरकार किसी भी तरह शुरू हुई हो, जल्दी ही वो सोसाइटी में ऑर्डर या नियम बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाती है। जब व्यापार में क्लैन और ट्राइब को जोड़ा तो लोगों के बीच रिश्ते अब फैमिली की वजह से नहीं, बल्कि पास में रहने की वजह से बने, और इसलिए अब उन्हें नियमित करने के लिए एक बाहरी सिस्टम की जरूरत पड़ी। गांव के समुदाय इसका एक एग्जाम्पल है। गांव ने ट्राइब और क्लैन की जगह ले ली और छोटे छोटे एरियाज में फैमिली के बुजुर्ग लोगों की सिंपल डेमोक्रेसी चलने लगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव होने की वजह से एक बाहरी पावर की जरूरत पड़ी जो उन सबको कंट्रोल कर सके और सबको एक बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में जोड़ सके। स्टेट या सरकार, चाहे उसकी शुरुआत बुरी तरह हुई हो, लेकिन उसने ये जरूरत पूरी की। अब स्टेट सिर्फ जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सिस्टम था जो सोसाइटी में हजारों अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स को संभाल कर उन्हें आपस में एडजस्ट करता था। इस सरकार ने धीरे धीरे अपनी ताकत और कानून की पकड़ और बढ़ाई, और चाहे बाहर की जंग और खतरनाक हो गई हो, लेकिन अंदर का पीस बना रहा। स्टेट का मतलब ही है बाहर जंग और अंदर शांति। लोगों ने सोचा कि टैक्स देना आपस में लड़ने से बेहतर है। एक ताकतवर लुटेरे को टैक्स देना हर छोटे लुटेरे को रिश्वत देने से अच्छा है। जिन सोसाइटीज को सरकार की आदत पड़ गई थी, अगर वहां सरकार खत्म हो जाए तो क्या होता है, ये बगंडा लोगों के एग्जाम्पल से समझिए। जब उनका राजा मरता था तो हर आदमी को हथियार लेकर खुद को बचाना पड़ता था, क्योंकि बिना कानून के लोग पूरे एरिया में लूटपाट और मार काट करते थे। स्पेंसर कहते हैं कि बिना एक राजा की सरकार के सोसाइटी का विकास शुरू ही नहीं हो सकता था। जो सरकार सिर्फ जबरदस्ती पर चलती है वो ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि आदमी गलीबल या भोला तो होता है, लेकिन उतना ही जिद्दी भी होता है। और पावर या टैक्स तभी सफल होते हैं जब वो चुपचाप और इनडायरेक्टली काम करें। इसलिए सरकार ने अपनी पावर को बनाए रखने के लिए लोगों का दिमाग कंट्रोल करने के लिए बहुत से सिस्टम्स बनाए, जैसे फैमिली, धर्म और स्कूल, जिससे सिटीजन के दिल में देश के लिए प्यार और वफादारी पैदा हो जाए। इससे हजारों पुलिस वालों की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों में वो सीधी ओबीडियंस आ जाती है, जो जंग के समय बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज ये थी
कि जो लोग राज कर रहे थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी जबरदस्ती वाली पावर को कानून में बदल दिया। ये कानून उनकी पावर को पक्का करता था, लेकिन लोगों को भी सुकून और सुरक्षा देता था, और लोग इस कानून को खुशी से मानने लगे। कानून यानी लॉ प्रॉपर्टी, शादी और सरकार के साथ ही आता है। जो सबसे सीधे लोग हैं उनके पास कोई कानून नहीं होता। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने कहा, मैं साउथ अमेरिका और ईस्ट के बहुत सीधे लोगों के साथ रहा हूं, जहां कोई कानून या कोर्ट नहीं है। बस गांव के लोगों की अपनी ओपिनियन होती है। हर आदमी दूसरे की राइट्स की इज्जत करता है और कभी भी दूसरों के अधिकार का हनन नहीं होता। ऐसी सोसाइटी में सब लोग बराबर हैं। हरमन मेलविले भी मार्क्वेसास आइलैंड के लोगों के बारे में लिखते हैं कि जब तक मैं ताइपीस के साथ रहा, किसी भी आदमी को कभी भी किसी भी गलती के लिए ट्रायल पर नहीं बिठाया गया। वहाँ सब कुछ इतने प्यार और शांति से चलता था कि जितनी प्यार और शांति क्रिश्चियन लोगों की सबसे अच्छी सोसाइटी में भी नहीं होती। पुरानी रशियन सरकार ने एलुशियन आइलैंड में कोर्ट्स बनाए थे, लेकिन 50 साल तक वहां कोई भी केस नहीं आया। ब्रिंटन ने लिखा है, इरोक्विस लोगों में क्राइम इतना कम था कि उनका कोई पक्का कानून ही नहीं था। ये एक आइडियल सिचुएशन है, शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाया गया, लेकिन एनार्किस्ट लोग आज भी इसी आइडियल सिचुएशन को दोबारा लाना चाहते हैं। इन बातों में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। नेचुरल सोसाइटीज में कानून इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी कस्टम या रीति रिवाज इतने पक्के हैं कि वो किसी कानून से कम नहीं है। दूसरी वजह यह है कि हिंसा वाले क्राइम शुरू में आदमी का प्राइवेट मामला समझा जाता था और उसका बदला लोग खुद ही कानून से लेते थे। सोसाइटी में हर चीज के नीचे कस्टम होता है, मतलब पुराने जमाने से चले आ रहे नियम, जिससे सोसाइटी में हमेशा एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, चाहे कानून हो या ना हो, बदलाव हो या परेशानी हो। कस्टम से सोसाइटी को उतनी ही स्टेबिलिटी मिलती है जितनी एक जानवर को हेरिडिटी और इंस्टिंक्ट से और एक इंसान को आदत से मिलती है। ये रोज की रूटीन ही है जो आदमी को दिमागी तौर पर स्टेबल रखती है, क्योंकि अगर सोचने और काम करने का एक रेगुलर तरीका न हो तो इंसान का दिमाग हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा और उसे पागलपन हो जाएगा। इंसान की आदत, इंस्टिंक्ट और कस्टम सब एक ही तरह से काम करते हैं। जो काम रोज होता है उसका सबसे आसान तरीका है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए। नई सोच और नया काम रेगुलरिटी को डिस्टर्ब करता है और तभी बर्दाश्त किया जाता है जब या तो कोई जरूरी बदलाव हो या उसमें कुछ बड़ा फायदा दिख रहा हो। ये कस्टम या रीति रिवाज को धर्म का सपोर्ट मिल जाता है और पूर्वजों की आदतों को भगवान की इच्छा में लिया जाता है। तब कस्टम यानी ये रीति रिवाज कानून से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और प्रिमिटिव लोगों की आजादी कम हो जाती है। कानून तोड़ने वालों को आधे लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं क्योंकि वो भी अपने इस पुराने दुश्मन को हराना चाहते हैं, लेकिन जो लोग कस्टम तोड़ते हैं उनके खिलाफ पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कस्टम लोगों में से ही निकलता है, लेकिन कानून ऊपर से जबरदस्ती लगाया जाता है। कानून राजा की जबरदस्ती होती है, लेकिन कस्टम वो तरीका है जो ग्रुप की जिंदगी में सबसे आसान और फायदेमंद साबित हुआ है। जब सरकार ने फैमिली, क्लैन और विलेज के नेचुरल ऑर्डर को रिप्लेस किया, तब कानून ने भी कस्टम की जगह ले ली। कानून ने पूरी तरह कस्टम की जगह तब ली जब लोग लिखना सीख गए और कानून बुजुर्गों और पंडितों की याद से निकलकर लिखे हुए कानून की किताब में आ गए। फिर भी कानून कभी भी पूरी तरह से कस्टम की जगह नहीं ले पाया।
आदमी की जिंदगी में फैसलों में आज भी कस्टम ही कानून के पीछे की असली ताकत है। वही सबसे बड़ा जज है। कानून की शुरुआत का पहला स्टेज पर्सनल बदला लेना है। प्रिमिटिव आदमी कहता है कि बदला लेने का हक मेरा है, मैं खुद बदला लूंगा। लोअर कैलिफोर्निया के इंडियन ट्राइब में हर आदमी खुद ही पुलिस वाला था और अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेता था। बहुत पुरानी सोसाइटीज में अगर बी ने ए को मार दिया तो ए का बेटा या दोस्त सी बी को मार देता था। फिर बी का बेटा या दोस्त डी सी को मार देता था और यह सिलसिला चलता रहता था। आज भी अमेरिका के कुछ पुराने खानदानों में ऐसे बदले की मिसालें मिलती हैं। यह बदले की प्रथा यानी रिवेंज पूरी हिस्ट्री में चली आई है। रोमन कानून में लेक्स टेलियोनिस जैसे का तैसा कानून के नाम से, हमरबाई के कानून में और बाइबल के आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत में यह प्रथा मौजूद है। आज के ज़माने में भी कानूनी सजाओं के पीछे ये बदले की सोच होती है। क्राइम को हैंडल करने में दूसरा स्टेप बदले की जगह जुर्माना या माली नुकसान देना था। कई बार चीफ या राजा ने अंदर की शांति बनाए रखने के लिए बदला लेने वाले फैमिली को समझाया कि वो खून की जगह सोना या माल ले लें। धीरे धीरे इसके लिए एक रेट लिस्ट बन गई, जैसे आंख, दांत, हाथ या जान का कितना दाम देना पड़ेगा। हैमुराबी ने भी ऐसा ही कानून बनाया था। अबिसिनिया के लोग इसमें इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर कोई बच्चा पेड़ से गिरकर किसी दोस्त को मार देता था तो जज फैसला करते थे कि मरे हुए बच्चे की मां का दूसरा बेटा पेड़ से उस बच्चे की गर्दन पर गिरेगा जिसने गलती की है। यह जुर्माना ऑफेंडर और विक्टिम की उम्र, जेंडर और रैंक के हिसाब से बदलता था। जैसे फिजी में अगर आम आदमी कोई चोरी करता था तो ये चीफ के मर्डर से भी बड़ा जुर्म होता था। हिस्ट्री में हमेशा क्राइम की बड़ी सजा तब कम हो जाती है जब मुजरिम खुद पावरफुल या बड़ा आदमी हो। जब रिवेंज रोकने के लिए ये जुर्माना लगाया जाने लगा तो तीसरा स्टेप ये हुआ कि कोर्ट्स बने जहां चीफ, बुजुर्ग या पंडित लोग फैसले करने लगे। ऐसे कोर्ट्स में हमेशा सजा ही नहीं होती थी, अक्सर दोनों पार्टी को समझा बुझाकर सुलह भी करवाई जाती थी। बहुत लंबे समय तक कोर्ट्स में जाना जरूरी नहीं था। अगर किसी को फैसला पसंद नहीं आता था तो वो फिर भी बदला ले सकता था। कई केसेस में फैसला पब्लिक फाइट से होता था, जो कभी एस्किमो लोगों की तरह सिंपल बॉक्सिंग मैच होता था या कभी मौत तक की लड़ाई होती थी। प्रिमिटिव लोग ऑर्डियल या अग्नि परीक्षा जैसी चीजें करवाते थे, न इसलिए कि उन्हें लगता था कि भगवान कल्प्रिट को पकड़ लेगा, बल्कि इसलिए कि एक बार फैसला हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए, नहीं तो ये दुश्मनी जनरेशंस तक चलती रहेगी। कभी कभी दोनों पार्टीज को 2 बॉल में खाना दिया जाता था, जिसमें एक में जहर होता था। गलत आदमी जहर खा लेता था लेकिन मरने जितना नहीं। लेकिन लड़ाई खत्म हो जाती थी क्योंकि दोनों मान लेते थे कि जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ। कुछ ट्राइब्स में अगर किसी को अपनी गलती मान लेनी होती थी तो वो अपनी टांग आगे करता था और विक्टिम को भाला मारने देता था। कभी कभी एक्यूज्ड को खड़ा करके उस पर भाले फेंके जाते थे। अगर सब भाले मिस हो जाते थे तो वो इनोसेंट होता था, और अगर एक भी भाला लग जाता तो गिल्टी माना जाता था और मामला खत्म हो जाता था। इसी ऑर्डियल या अग्नि परीक्षा का जिक्र मूसा और हम्मुराबी के कानून में हुआ और ये मिडिल एजेस तक भी चलता रहा। डुएल या 2 लोगों की लड़ाई भी इसी का एक रूप है, जो अब भी दोबारा जिंदा हो रही है। प्रिमिटिव इंसान और मॉडर्न इंसान के बीच कितना कम फर्क है।
सिविलाइजेशन की हिस्ट्री कितनी छोटी है। कानून की ग्रोथ में चौथा कदम तब आया जब चीफ या सरकार ने ये जिम्मेदारी ले ली कि वो गलत कानून को रोकेंगे और सजा देंगे। फैसला करना और सजा देने से बस एक ही कदम आगे ये हुआ कि लोगों ने गलत काम होने से पहले ही रोकने की कोशिश शुरू की। इसलिए चीफ अब सिर्फ जज नहीं रहा बल्कि कानून बनाने वाला भी बन गया। अब समाज की पुरानी आदतों से निकले कॉमन लॉ के साथ सरकार के बनाए हुए पॉजिटिव लॉ भी जुड़ गए। कॉमन लॉ धीरे धीरे बना था और पॉजिटिव लॉ जबरदस्ती लगाया गया। दोनों तरह के कानून में उनके पूर्वजों की रिवेंज या बदले की सोच अब भी दिखती है। प्रिमिटिव पनिशमेंट्स बहुत क्रूअल होते हैं क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी इनसिक्योर होती है। जैसे जैसे समाज स्टेबल हुआ, पनिशमेंट्स कम क्रूअल होते गए। प्रिमिटिव या नेचुरल सोसाइटी में आदमी के पास सिविलाइजेशन की तुलना में कम राइट्स होते हैं। इंसान हर जगह जंजीरों में जन्म लेता है। पूर्वजों की आदत, इन्वायरमेंट, कस्टम्स और कानून की जंजीरें। प्रिमिटिव इंसान की जिंदगी बहुत स्ट्रिक्ट और डिटेल्ड नियमों में जकड़ी होती है। हजारों चीजें उसके काम को रोकती हैं, हजारों डर उसकी इच्छा को दबाते हैं। न्यूजीलैंड के नेटिव्स को देखकर लगता है कि उनके पास कानून नहीं है, लेकिन असल में उनकी पुरानी आदत या कस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है और उनकी जिंदगी का हर हिस्सा कंट्रोल करती है। बंगाल के नेटिव्स का उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब फिक्स था, जिसे वो कभी बदल नहीं सकते थे। नेचुरल सोसाइटी में इंसान को अकेला नहीं बल्कि सिर्फ फैमिली या क्लैन का हिस्सा माना जाता था। जमीन और पावर पर भी उसका हक नहीं, फैमिली या क्लैन का कंट्रोल होता था। सिर्फ जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आई तब इंसान को इकोनॉमिक पावर मिली और जब स्टेट आया तब उसको कानूनी हक मिले और उस समय इंसान अकेला अलग इंडिविजुअल बनकर उभरा। राइट्स हमें नेचर से नहीं मिलते। नेचर सिर्फ ताकत और चालाकी जानती है। राइट्स तो वो सुविधा है जो समाज ने इंसान को दी है ताकि सबका फायदा हो सके। आजादी सुरक्षा की वजह से ही मिलती है। आजाद इंसान सिविलाइजेशन की एक निशानी है। जैसे इंसान की बेसिक जरूरतें भूख और प्यार हैं, वैसे ही सोसाइटी का बेसिक काम इकोनॉमिक जरूरतें पूरी करना और बच्चे पैदा करना है। फूड की तरह बच्चों का होना भी जरूरी है। जो इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं मटेरियल वेलफेयर और राजनीतिक ऑर्डर बनाती हैं, उनके साथ ही सोसाइटी ऐसी संस्थाएं भी बनाती है जो बच्चों और इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने का काम करें। जब तक स्टेट या सरकार नहीं बनी थी तब तक क्लैन का काम था कि वो मर्द औरत के रिश्ते और पुरानी नई जनरेशन्स के रिलेशंस को संभाले। लेकिन सरकार बनने के बाद भी इंसान की जिंदगी का असली कंट्रोल सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन यानी फैमिली में ही रहा है। शायद पहले इंसान बिल्कुल अकेली फैमिली में नहीं रहते थे क्योंकि आदमी शारीरिक तौर पर कमजोर था और अगर अकेला रहता तो जानवर उसको मार देते। नेचर में जो प्राणी खुद को अकेले प्रोटेक्ट नहीं कर पाते वो ग्रुप में रहते हैं और मिलकर ही खुद को टस्क, नाखून और चमड़ी वाले खतरनाक जानवरों से बचाते हैं। शायद इंसान ने भी ऐसे ही ग्रुप में रहकर अपनी जान बचाई। उसने शिकार करने वाले ग्रुप और क्लैन में रहकर सरवाइव किया। जब इकोनॉमिक और राजनीतिक रिश्ते फैमिली की रिलेशनशिप की जगह ले लिए तब क्लैन की जगह फैमिली और सरकार आ गई। फैमिली ने इकोनॉमिक काम और बच्चों को संभालने का काम ले लिया और सरकार ने ऑर्डर बनाए रखने का काम अपने ऊपर ले लिया। नीचे के जानवरों में कोई भी बच्चों की केयर नहीं करता, इसलिए वो बहुत सारे अंडे देते हैं जिनमें से कुछ ही बच पाते हैं
और बाकी सब मर जाते हैं। मछलियाँ लाखों अंडे एक साल में देती हैं। कुछ मछलियाँ जो अपने बच्चों की थोड़ी केयर करती हैं, उनको सिर्फ 50 अंडे ही काफ़ी हैं। बर्ड्स अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं और साल में 5 से 12 अंडे देते हैं। मैमल्स जैसे इंसान जो अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, वो सिर्फ 3 बच्चों के साथ भी दुनिया पर राज करते हैं। जानवरों की दुनिया में जितनी ज़्यादा बच्चों की केयर बढ़ती है, उतने ही बच्चे कम मरते हैं। इंसान की दुनिया में सिविलाइजेशन बढ़ने के साथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाते हैं। फैमिली केयर से बच्चों को ज़्यादा समय मिलता है, जिसमें उनको ट्रेनिंग और विकास मिलता है। क्योंकि बच्चों की केयर का सबसे बड़ा काम माँ ही करती थी, तो शुरू में जितना पुराना इतिहास समझ में आता है, फैमिली में आदमी का रोल ऊपर ऊपर का और छोटा था, जबकि औरत का रोल बहुत ज़रूरी और सबसे ऊपर था। आज भी कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स में और शायद सबसे पहले इंसानी ग्रुप्स में आदमी का प्रेगनेंसी में क्या रोल होता है, ये लोगों को पता ही नहीं था। बिल्कुल जैसे जानवरों को नहीं पता होता, जो बस खुश होकर मेट करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं बिना सोचे कि कैसे हुआ। ट्रोबेरिएंड आइलैंड के लोगों के हिसाब से औरत के प्रेग्नेंट होने का रीज़न मर्द नहीं है, बल्कि एक बलोमा या भूत है जो औरत के अंदर आ जाता है। ज्यादातर भूत औरत के अंदर तब आता है जब वो नहा रही होती है। लड़की आकर कहती है, मुझे मछली ने काट लिया है। मेलिनोस्की कहती है कि जब मैंने लोगों से पूछा कि बिना शादी के बच्चे का बाप कौन है, तो उनका एक ही जवाब था, इसका कोई बाप नहीं है, क्योंकि लड़की की शादी नहीं हुई है। और जब मैंने क्लियरली पूछा कि बच्चे का साइकोलॉजिकल बाप कौन है, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा, यह बच्चा लड़की को बलोमा यानी भूत ने दिया है। आइलैंडर्स का एक अजीब बिलीफ ये भी था कि बलोमा उस लड़की के अंदर जल्दी घुसता है जिसके आदमियों के साथ रिलेशंस ज्यादा हों, लेकिन प्रेगनेंसी रोकने के लिए लड़कियां आदमियों के साथ रिलेशंस छोड़ने की जगह हाई टाइड में नहाना बंद कर देती थी। मेलानेशिया में लोगों को पता था कि इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी होती है, लेकिन फिर भी अनमैरिड लड़कियां प्रेगनेंसी के लिए खाने की किसी चीज को ब्लेम करती थी। जहां आदमी का प्रेगनेंसी में क्या रोल है ये पता भी था, वहां भी सेक्स रिलेशनशिप्स इतने उलझे हुए थे कि ये पता करना मुश्किल था कि बच्चे का बाप कौन है। इसलिए प्रिमिटिव माँ को फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बच्चे का बाप कौन है। बच्चा उसका था और वो खुद किसी पति की नहीं, बल्कि अपने बाप, भाई या क्लैन की प्रॉपर्टी थी। वो उनके साथ ही रहती थी और बच्चा भी सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना रिश्तेदार मानता था। प्रिमिटिव लोगों में भाई बहन का प्यार पति पत्नी के प्यार से ज्यादा मजबूत होता था। अक्सर पति अपनी माँ की फैमिली और क्लैन में ही रहता था और अपनी बीवी से छुप छुप कर मिलने आता था। पुराने जमाने में भी पति से ज्यादा भाई प्यारा था। इंटरफेरेंस की पत्नी ने अपने पति नहीं बल्कि भाई को राजा डूरियस के गुस्से से बचाया था। एंटिगोन ने भी अपनी पति के लिए नहीं बल्कि भाई के लिए जान दी थी। आदमी के सबसे करीब उसकी पत्नी नहीं होती, ये एक नया विचार है और दुनिया के सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा सोचते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज में पिता और बच्चों का रिश्ता इतना हल्का होता है कि बहुत सारे ट्राइब्स में मर्द और औरत अलग अलग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश न्यू गिनी, अफ्रीका, माइक्रोनेशिया, असम, बर्मा, एलियोट, एस्किमो, सैमोइड और दुनिया के कई जगहों में आज भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनमें फैमिली लाइफ दिखाई नहीं देती। वहाँ आदमी लोग औरतों से अलग रहते हैं और सिर्फ कभी कभी मिलने आते हैं। खाना भी अलग अलग खाते हैं। नॉर्दर्न पपुआ में ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आदमी और औरत सोशल तौर पर मिले, चाहे वो औरत उसके बच्चों की माँ ही क्यों न हो।
तहीती में तो फैमिली लाइफ क्या होती है ये लोगों को पता ही नहीं है। इसी मर्द औरत के अलग रहने से प्रिमिटिव लोगों में सीक्रेट सोसाइटीज या फ्रेटर्निटीज बनी। ज्यादातर आदमियों की, जो प्रिमिटिव लोगों में हर जगह मिलती है, और ये सोसाइटीज औरतों से बचने के लिए ही बनी थी। ये प्रिमिटिव फ्रेटर्निटीज हमारे मॉडर्न फ्रेटर्निटीज जैसी ही हैं। दोनों का ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल होता है, यानी बड़े और छोटे का क्रम होता है। फैमिली का सबसे सीधा रूप था एक औरत और उसके बच्चे जो अपनी माँ या भाई के साथ क्लैन में रहते थे। एक और पुराना रूप था मैट्रिलोकल मैरिज। पति अपने क्लैन को छोड़कर अपनी पत्नी के क्लैन में जाकर उसके माँ बाप के लिए काम करता था। इस तरह के सिस्टम में वंश और विरासत माँ की तरफ से मिलती थी। कभी कभी तो राजपाट भी आदमी नहीं औरत की तरफ से मिलता था। ये मदर राइट एक मैट्रियार्की नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि औरत आदमी पर राज करती थी। अगर प्रॉपर्टी औरत के नाम भी होती थी तो भी उसका उस प्रॉपर्टी पर कोई खास कंट्रोल नहीं था। औरत का नाम सिर्फ वंश को पहचानने के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि प्रिमिटिव लोगों के फ्री रिलेशनशिप्स की वजह से बाप का नाम पक्का करना मुश्किल था। यह सच है कि हर सोसाइटी में घर के अंदर औरत की थोड़ी ताकत होती ही है, क्योंकि वो घर में जरूरी होती है। वही खाना देती है, आदमी को उसकी जरूरत होती है और वो उसको मना भी कर सकती है। कभी कभी कुछ साउथ अफ्रीकन ट्राइब्स में औरत राजा बनी है। पेल्यू आइलैंड में राजा कोई भी बड़ा फैसला तभी लेता था जब एल्डर औरतों की सलाह मिलती थी। इरोक्वेस में औरतों को भी ट्राइबल काउंसिल में मर्दों के बराबर बोलने और वोट देने का हक था। सेनेका इंडियन लोगों में तो चीफ का चुनाव भी औरतें ही करती थी। औरतों की बायोलॉजिकल कमी यानी पीरियड्स, हथियार चलाना ना आना और बच्चे पैदा करना और उनकी केयर करने में बिजी रहना, ये सब वजह थी कि औरत हमेशा मर्दों से कमजोर थी और बहुत नीचे या बहुत ऊंची सोसाइटीज को छोड़कर उसकी कंडीशन कम ही रही। औरत की हालत सिविलाइजेशन के बढ़ने से हमेशा अच्छी नहीं हुई। पेरिक्लियन ग्रीस में तो उसकी हालत नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस की औरतों से भी ज्यादा बुरी थी। औरत का स्टेटस उसकी इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता था, ना कि लोगों की मोरालिटी या कल्चर पर। शिकार करने वाले लोगों में शिकार को पकड़ने के अलावा सारा काम औरत ही करती थी। मर्द शिकार करने के लिए खतरा उठाता था और बाकी साल भर मस्ती में आराम करता था। औरत बच्चे पैदा करती थी, उन्हें बड़ा करती थी, घर की देखभाल करती थी, जंगल से खाना लाती थी और पकाती थी, सफाई करती थी, कपड़े और जूते भी वही बनाती थी। जब वह ट्राइब कहीं जाती थी, मर्द लोग सिर्फ हथियार लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना होता था। बाकी सारा सामान औरतों को ही उठाना पड़ता था। बुशमैन की औरतें सर्वेंट्स या जानवर की तरह बोझा ढोती थी। अगर वो कमजोर होती थी और साथ नहीं चल पाती थी तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता था। लोअर मरे के लोगों ने जब सफेद लोगों को बोझा ढोने वाले जानवर देखे तो उन्हें लगा कि ये उनके बीवियां हैं। चिपेवा के एक चीफ कहते थे कि औरतों को काम करने के लिए ही बनाया है। एक औरत 2 आदमियों के बराबर बोझा उठा सकती है। ये हमारे टेंट्स लगाती है, कपड़े बनाती हैं, उनकी मरम्मत करती हैं और रात में हमें गर्म रखती हैं। हम सफर पर इनके बिना नहीं जा सकते। ये सारा काम करती हैं और खर्चा भी कम है, क्योंकि ये हमेशा खाना पकाती रहती हैं और भूख में भी अपनी उंगलियां चाट कर खुश हो जाती हैं। अर्ली सोसाइटी में ज्यादातर इकोनॉमिक प्रोग्रेस औरतों की वजह से हुआ, मर्दों की वजह से नहीं। मर्द हजारों सालों तक सिर्फ शिकार और चरवाही में ही लगे रहे, लेकिन औरत ने घर के पास खेती शुरू की और वो घर के काम शुरू किए जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गए।
ग्रीक लोग कॉटन को वूल का पेड़ कहते थे। प्रिमिटिव औरतों ने इस कॉटन से धागा बनाया और कपड़ा भी उन्होंने ही बनाया। सिलाई, बुनाई, बास्केट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम और घर बनाना सब औरतों ने ही शुरू किया। कई बार प्रिमिटिव व्यापार भी औरतों ने ही संभाला। घर को बनाने वाली औरत ही थी जिसने धीरे धीरे मर्द को भी अपने पालतू जानवरों की लिस्ट में जोड़ लिया और उसको वो आदतें सिखाई जिनसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जैसे जैसे खेती मुश्किल होने लगी और उसमें ज्यादा फायदा होने लगा तो ताकतवर मर्दों ने खेती अपने हाथों में ले ली। जानवरों को पालने की वजह से आदमियों के पास नई दौलत, स्टेबिलिटी और पावर आ गई। शुरू में जो खेती इन ताकतवर शिकारियों को बोरिंग लगती थी उनको भी मर्दों ने अपना लिया और धीरे धीरे खेती में जो इकोनॉमिक पावर औरतों के पास थी वो भी मर्दों ने छीन ली। जो जानवर औरतों ने ही पालने शुरू किए थे उन्हीं जानवरों का खेती में इस्तेमाल शुरू होने से खेतों पर औरत की जगह मर्द का कंट्रोल हो गया। जब खेती करने के औजार हो से प्लाउ यानी हल बन गए तो फिजिकल ताकत ज्यादा जरूरी हो गई और मर्दों ने अपनी सुप्रीमेसी पक्की कर ली। जानवरों और खेती से मिले माल को बच्चों को देने की वजह से आदमी ने औरत पर भी कब्जा कर लिया। अब आदमी चाहता था कि औरत सिर्फ उसी की रहे ताकि उसको यकीन हो कि उसकी प्रॉपर्टी उसी के बच्चों को मिल रही है। धीरे धीरे आदमी की मर्जी चल गई। अब पिता की पहचान होने लगी और प्रॉपर्टी बाप की तरफ से मिलने लगी। माँ के हक की जगह बाप का हक आ गया और पैट्रियार्कल फैमिली बनी जिसमें घर का सबसे बड़ा आदमी इकोनॉमिक, कानूनी, राजनीतिक और मोरल तौर पर सबका मालिक बन गया। देवी देवता भी जो पहले औरतें होती थी अब उनकी जगह दाढ़ी वाले ताकतवर देवता बन गए जिनके पास बड़े हरेम्स होते थे, जिनके सपने एम्बिशियस मर्द हमेशा से देखते थे। ये फादर रूल्ड यानी पैट्रियार्कल फैमिली का सिस्टम औरतों की हालत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। अब औरत और उसके बच्चे पहले उसके बाप या भाई की प्रॉपर्टी होते थे, फिर शादी के बाद पति की प्रॉपर्टी बन जाते थे। औरत को शादी में खरीदा जाता था जैसे किसी गुलाम को बाजार में खरीदते हैं। जब पति मरता था तो औरत को भी उसकी प्रॉपर्टी की तरह दूसरों को दे दिया जाता था। कुछ जगहों पर न्यू गिनी, न्यू हेब्राइड्स, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, इंडिया, यहाँ तो औरतों को पति के मरने पर गला घोटकर उसके साथ दफनाया जाता था या औरत खुद जान देती थी ताकि दूसरी दुनिया में वो अपने पति की सेवा करे। अब पिता को हक मिल गया था कि वो अपनी बीवी और बेटियों के साथ कुछ भी करे, बेचे या किसी और को दे दे। सिर्फ सोसाइटी में दूसरे मर्दों का एक क्रिटिसिज्म का थोड़ा डर होता था क्योंकि उनके पास भी यही अधिकार थे। शिकार के जमाने में जो औरतों की बुरी हालत थी वो माँ के हक, मदर राइट के दौर में थोड़ी सुधर जरूर गई थी, लेकिन जब पैट्रियार्की आई तो और भी ज्यादा बुरी और बेरहम हो गई। एंशिएंट रूस में जब लड़की की शादी होती थी तो पिता उसे हल्का सा चाबुक मारकर वो चाबुक दूल्हे को दे देता था, ये दिखाने के लिए कि अब औरत को मारने का अधिकार पति का है। कई माएँ तो लड़की पैदा होते ही उसे मार देती थी ताकि वो उसकी खराब जिंदगी से बच जाए। फिजी में औरतों को जब चाहे बेच सकते थे और उनकी कीमत एक बंदूक थी। कुछ ट्राइब्स में पति पत्नी साथ नहीं सोते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि औरत की सांस लेने से आदमी कमजोर हो जाएगा। फिजी में आदमी का रोज घर में सोना गलत माना जाता था। न्यू कैलिडोनिया में आदमी घर में सोता था और औरत एक शेड में सोती थी। फिजी के कुछ मंदिरों में कुत्ते अंदर जा सकते थे लेकिन औरतों को मंदिरों में घुसने की मनाही थी। इस्लाम में आज भी ये रीति चल रही है कि औरत को मस्जिद में अंदर जाने की परमिशन नहीं है। औरत अपनी बातों से जरूर कभी कभी ताकतवर हो जाती थी और मर्द को जवाब भी दे सकती थी या कभी कभी मार भी सकती थी,
लेकिन सब मिलकर मर्द ही मालिक था, औरत नौकर की तरह थी। कहीं कहीं लोग औरतों को गुलाम की तरह खरीदते थे, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो। जब उनके पास बहुत सारी बीवियां हो जाती थी तो वो पूरी जिंदगी आराम करते और सारा काम औरतें करती थी। एंशिएंट इंडिया के कुछ ट्राइब्स में औरतें प्रॉपर्टी थी, जैसे घर के जानवर। बाइबल के आखिरी आज्ञा में भी औरत और जानवर को प्रॉपर्टी की तरह ही माना गया है। नेग्रो अफ्रीका में भी औरतों की हालत गुलामों से अलग नहीं थी, बस उनसे सेक्स की भी उम्मीद की जाती थी और काम की भी।